हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1st, 2nd एंड 3rd कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 4 से भी पहले हमने चैप्टर 6, 7 और 8 यानी कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने पूरी कर ली है। ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे वीडियो मैंने अच्छी तरह से अपलोड कर लिए हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक सवाल को मैंने सॉल्व करवा दिया है और आपको बेनिफिट रहेगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पहले करा दी, ताकि आप साल भर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 10th क्लास में 6 नंबर के सवाल तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनको सोल्व करना ग्राफ मेथड से करना, वो 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो आज हम जो चैप्टर नंबर 4 करेंगे, उसमें से डेफिनेटली आपके 6 नंबर तो आने हैं। 6 नंबर आने हैं, आपको आलेख बनाना तो सीखना ही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो असमीकरण तो अभी हम फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की। पहले ये बात करेंगे दो चरों वाले। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 2 चर कैसे। अभी तक तो हम यहाँ पे जैसे x² + 4x + 4 = 0, ये था आपके द्विघात समीकरण था, जिसमें केवल x वेरिएबल ही था। और अगर ये द्विघात समीकरण होता है, 2 घातें होती हैं, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होता, क्योंकि इसकी अगर हम लाइन खींचे तो वो रेखा नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ पे 2 चरों वाले, यानी इसमें ऐसा समीकरण जिसमें x + y = समथिंग कुछ भी हो, तो इसमें इस इक्वेशन में आपके x भी है और y भी है, तो 2 वेरिएबल हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण इसलिए है क्योंकि इनकी घात है वो सिंगल, एक घात है। ये आपके x² + 3y² = 4 होता, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होता, क्योंकि ये x की घात भी 2 है और y की घात भी 2 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसकी घात 1 हो। और 2 चर किसे कहेंगे? जिसमें x और y 2 चर हो। तो इस प्रकार के समीकरण 3x + 4y = 7, ये आपके रैखिक समीकरण होगा। और अगर आपके x और y साथ में आ जाए, ऐसा हो जाए कि x y = 7, तो ये भी आपके रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक घात और एक घात ये मिलकर 2 घात का समीकरण बन जाएगा, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ने तक आता है कि आपके एक घात होनी चाहिए, तो सर आप x की घात भी एक है, y की घात एक है, पर वो मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रकार के हो सकते हैं, x और y मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के कोई भी समीकरण होगा, उन्हें हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और यहाँ पे a और b वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ये ax + by + c = 0, ये आपका जो व्यापक समीकरण है, आपके 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, जहाँ a b c तो कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में बाद में हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण यानी युग्म में, यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे युगपत समीकरण को युग्म भी बोलते हैं, युग्म यानी जोड़े के रूप में। मान लीजिए एक समीकरण मैंने लिखा ax + by + c = 0, ये मेरा फर्स्ट समीकरण है। या a1 1 और b1 c1 कर ले, तो ये मेरा जो पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इनको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या बन गया आपके? ये भी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है और ये भी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, और इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण बन जाएगा, यानी युग्म में, यानी जोड़ों के रूप में आ गया। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण लिखने के बाद में इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बात की कि अगर इसका मैं ग्राफ खींचूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसका ग्राफ भी खींचूंगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो इनकी संभावना कितनी बनती है? इनकी संभावना 3 संभावना बनेगी। या तो ये रेखाएं आपस में कटेगी, जैसे इसकी इक्वेशन ये बनेगी, अगर इसका ग्राफ ये बनेगा, तो इनकी 3 संभावना बनती है। पहली संभावना तो हो सकता है ये इसका समीकरण, ये रेखा ऐसे बनी, और दूसरी इसकी रेखा ये बनी और यहाँ पे कट गई, तो पहली संभावना तो ये। दूसरी संभावना ये होती है कि ये ऐसे हैं और ये भी दूसरी लाइन ये ऐसे, तो समांतर हो सकती हैं।
तीसरी लाइन ये हो सकती है, तीसरी संभावना ये हो सकती है ये लाइन है और उसके ऊपर ही ये सेकंड लाइन हो। तो तीन संभावनाएं बनती हैं दो युगपत समीकरण की। तो पहला तो होता है कि वो प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित करें और यहां पे समांतर हो और ये आपके यानी एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती हो, संपाती। तो तीन कंडीशन बनती हैं इन समीकरणों को। तो हम अलग अलग से बात करेंगे कि तीन कंडीशन कौन सी बनती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए हम इनकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण के हल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि इनके हल क्या। मान लीजिए आपका फर्स्ट समीकरण जो है वो इस प्रकार से है, a1x प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड समीकरण है। तो आपके पास में ये दो समीकरण दे रखे हैं और इनके हल तो हमने इससे पहले अभी बात की थी कि ये कब आपके प्रतिच्छेदित करेगा, कब आपके ये समांतर होगा, कब आपके ये संपाती होगा। तो इन तीनों कंडीशन की जो गुणांकों को देखते ही मैं बता सकता हूं कि ये संपाती होगा या इनका हल होगा या नहीं होगा। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनकी प्रकृति जानने के लिए सबसे पहला होगा कि अगर मैं यहाँ पे a1 इसका गुणांक a1 अपॉन a2 b1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये नॉट इक्वल टू हो, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा कहने का मतलब अगर आपके इनके गुणांक इस पहले समीकरण के x का गुणांक a1 और x का गुणांक a2 इनका a1 अपॉन a2 करते हैं और y के गुणांकों का अगर b1 अपॉन b2 करते हैं और ये नॉट इक्वल टू आता है, इसका मतलब ये दोनों का अद्वितीय हल होगा, यानी ये प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित होगी। यानी इस रेखा का और इस रेखा का मैं समीकरण, ये रेखा मान लीजिए ये है और ये रेखा मान लीजिए ये एक पॉइंट पे कटेगा और जहां पे कटता है वही इसका हल होता है। अगर दो युगपत समीकरण है और उनके मैं आलेख बनाऊं यानी ग्राफ खींचूं और वो जहां कटेंगे वो बिंदु ही इन दोनों का हल होगा। और इसमें इस कंडीशन में ये क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेगी, इसका मतलब इसका एक हल होगा। अद्वितीय मतलब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर कटती हैं, एक से ज्यादा बिंदु पर नहीं कर सकती, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। सेकेंड, अगर आपके a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दोनों तो बराबर है मगर c1 और c2 के इक्वल नहीं है, इस कंडीशन में हो तो समीकरण 1 व 2 का कोई ये क्या होगा, आपके कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब ये समांतर होगी। समीकरण 1 और 2 का कोई हल नहीं होगा, यानी ये आपके कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये समांतर होगी। समांतर की कंडीशन आ गई, समांतर होगी। तो दो रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त, ये सेकंड नंबर शर्त होगी। अब तीसरी शर्त होती है आपके, यदि आपके a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 हो तो समीकरण 1 व 2 का अनेक हल होंगे, के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे मतलब संपाती होगी, संपाती होगी। मैंने कहा अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर कटती है तो इसका एक हल होता है, और अगर एक रेखा इस पे और दूसरी रेखा इसके ऊपर ही हो यानी संपाती हो जाए उस कंडीशन में इसके तो बहुत सारे हल, क्योंकि ये अनंत बार स्पर्श करती हैं इसलिए इसके अनंत हल हो जाएंगे। इसके अनेक हल अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो ये तीन कंडीशन बनती हैं किसी भी युगपत समीकरण की। अगर दो समीकरण होते हैं तो इस प्रकार से या तो वो प्रतिच्छेदित रहेगी, ये समांतर होगा या संपाती होगा। तो अब हम इनको आलेखीय मेथड से हल करेंगे। अगर युगपत समीकरण को कितने मेथड से हल कर सकते हैं, युगपत समीकरण को हम पहला तो इनका विलोपन मेथड से कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर सकते हैं, और दूसरा आपके प्रतिस्थापन मेथड से कर सकते हैं।
प्रतिस्थापन विधि से इनके हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन पहली कंडीशन बनती है तो इसमें हम विलोपन विधि से इसका हल निकाल सकते हैं, यानी ये पॉइंट जो प्रतिशत बिंदु निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, विलोपन मेथड से कर सकते हैं, आलेखीय मेथड से कर सकते हैं। आलेख विधि यानी ग्राफिकल विधि से भी हम इसका हल कर सकते हैं। हम दो रेखाओं के ग्राफ बना लेंगे और जहां पे कटेंगे वो बिंदु आपके इसका हल हो जाएगा। तो इन तीनों विधियों में से आपका ये विधि आपके कोर्स में, इनका और इनका आपके कोर्स में नहीं है, तो हम इसके बारे में आलेख विधि के बारे में बात करेंगे। और ये विधि आलेख विधि ही 6 नंबर की आती है 10वीं में, तो आपको ये विधि सीखनी बहुत जरूरी है और कंपलसरी है। इसका नंबर 6 तो आना ही आना है और हर एक बच्चे को इसमें नंबर प्राप्त करना ही करना है। तो देखिए हम इस आलेख विधि को अभी पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण एवं हल। तो मान लीजिए ये युग्म समीकरण है, तो इनका हम आलेख विधि यानी ग्राफ बनाएंगे और इनका हल की बात करेंगे। हल क्या होता है? ऐसा x और y के मान जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो इसका हल होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके y, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 की बात करो। अगर यहाँ पे x 1 रखूँ और y इक्वल टू 2 रखूँ तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। देखिए 2 × 1 प्लस 4 × y की जगह मैंने 2 रखा, तो ये 2 प्लस ये 8 मिलके 10 हो रहे हैं। इसका मतलब इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये इस समीकरण x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस समीकरण को तो संतुष्ट करता है। इसका मतलब इसका तो हल हो गया। अब इसको भी ये हल करता है क्या? देखो यहाँ पे भी अगर मैं 3 × 1 प्लस 6 × 2 रखता हूँ तो ये तो 3 प्लस 6 × 2 × 12 है। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो ये आपका 15 बनता है। इसका मतलब इसका ये हल नहीं है। ये दोनों का हल होना चाहिए। ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है मगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस समीकरण के हल नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ, ये 12 की जगह मैं 15 कर दूँ, इस कंडीशन में अब इस समीकरण 1 और 2 का हल ये आपके x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे रखा तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको एक यहाँ पे 1 और ये 6 × 2 रखा तो ये 6 × 12 और 3 ये मिलके 15 हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू इन दोनों समीकरण के को संतुष्ट करते हैं, इसलिए इनका जो हल होगा वो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 होगा। ये आपका आंसर रहेगा। अब देखिए ये तो हमने आपको बताया कि आपको किस प्रकार से करना है, मगर अपना तो टॉपिक है रेखीय समीकरणों का आलेखीय निरूपण करना। तो ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ग्राफ की विधि बनाने के लिए किसी भी समीकरण एक की बात कर लेता हूँ। समीकरण एक की बात करूँ तो मैं x को या y को एक साइड में कर लेते हैं। मैं y को एक साइड में कर लूँ। यहाँ पे 4y इक्वल टू ये समीकरण एक से इस समीकरण एक से 4y इक्वल टू 10 ये माइनस के 2x हो जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 4। अब आप क्या करो, x का मान इस प्रकार रखो कि y का रिजल्ट मिल जाए। तो अपने पास में ये समीकरण एक की टेबल यानी सारणी वो किस प्रकार से आ जाएगी। आपको 3 इसके रिजल्ट मिलाने हैं। यहाँ पे x और y के मान रखने हैं। यहाँ पे देखो x का मान क्या रखेंगे आप, x का मान इस प्रकार रखो कि ये 4 से डिवाइड हो जाए। अगर जैसे मैं 1 रखूँ तो ये 2 आएगा, यानी 10 माइनस 2/4 यानी ये 8/4 यानी 2। बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ 1 रखते हो, x का मान क्या रखोगे, x इक्वल टू 1 रखते हो तो यहाँ पे तो हो जाएगा 10 माइनस 2 × 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 4 यानी आपके 8 अपॉन 4 यानी 2। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y का रिजल्ट क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, आप नेगेटिव भी रख सकते हो प्लस। अगर मैं x इक्वल टू -1 रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने -1 रख दिया तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 2 × -1 अपॉन 4। ये हो जाएगा 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 अपॉन 4 यानी ये 12 अपॉन 4 यानी डिवाइड किया तो ये 3। इस कंडीशन में y की वैल्यू आ गई 3। तो आपके ये बिंदु भी इस समीकरण को हल करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा इस समीकरण 1 को।
अब आप मुझे एक बिंदु लेना, 3 बिंदु इसलिए क्योंकि 2 बिंदु हम लेके अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो रेखा तो बन जाएगी, मगर तीसरा बिंदु ये शो करेगा कि अपना ये तीनों बिंदु अगर एक लाइन में है, इसका मतलब अपने ये तीनों बिंदु सही है। और अगर ये लाइन में नहीं आएगा, मान लीजिए अगर ये 2 बिंदु से आगे और तीसरा बिंदु यहाँ आ रहा है, तो ये एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने बिंदु निकाले वो गलत निकाले। तो आपको मिनिमम 3 बिंदु तो लेने ही लेने। हालांकि 2 बिंदु से अगर आपने सही किया तो 2 बिंदु से अपना ग्राफ तो बन जाएगा, मगर तीसरा बिंदु इसलिए निकालते हैं कि अपना को एक कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, अपना कहीं गलत नहीं हुआ। तो आप कोई भी ऐसा बिंदु लो जिससे कि अपना मामला फिक्स हो जाए। x इक्वल टू 3 ले जाता हूँ, x इक्वल टू 3 यानी 10 माइनस 2 इंटू 3 ले लिया अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 10 माइनस 6 अपॉन 4, 10 में 6 निकले तो 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। इसका मतलब x मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार से मेरे 3 बिंदु आ गए, किसके समीकरण 1 के 3 हल प्राप्त हो गए। इस प्रकार से मैं बहुत सारे बिंदु ले सकते क्योंकि इसके साथ बहुत हल होंगे, अनंत तक बिंदु आ सकते हैं, मगर 3 बिंदु ले लिए, 2 बिंदु अपना काम 2 से हो सकता है, 3 इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब मैं समीकरण आता हूँ समीकरण 2 पे। यहाँ पे समीकरण 2 से मैं यहाँ पे 6y इक्वल टू 15 माइनस 3x हो जाएगा, तो y इक्वल टू 15 माइनस 3x अपॉन ये 6y हो जाएगा। तो समीकरण आपके समीकरण 2 की सारणी वो किस प्रकार आएगी, इसके भी मैं 3 हल निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका x और y और 3 हल निकालना। सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि ये जो x का मान मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखेंगे तो हाँ x बराबर 1 रखें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 6, ये 6y नहीं आएगा, ओनली फॉर 6 इज 6 है, और ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 3 अपॉन 6, 15 में से 3 निकले तो ये 12 अपॉन 6 यानी 2 आ गया। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2 आता है, इसका मतलब इन दोनों में इसमें और इसमें उभयनिष्ठ यही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ही यही होगा। और पहले ही मैं चेक हो चुका हूँ कि ये 1 और 2 ही इसका सॉल्यूशन है, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ पॉइंट होगा वही इस दोनों का हल होगा। अब मैं क्या ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 के बाद में मैं 2 रखता हूँ तो 15 में से 6 निकलेंगे तो 6 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 रखिए, 3 रखिए, 3 रखे तो 9, 15 में से 9 निकल गई। तो अगर मैं 3 रखता हूँ तो मामला हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 15 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 15 माइनस 6 9 अपॉन 6, 15 में से 9 निकल गए तो ये 6/6 यानी 1 आ गया। तो इस प्रकार से अगर मैंने x इक्वल टू 3 रखा तो ये 1 आ गया। अब मैं 4 रखता हूँ यहाँ पे, तो 4 रखूंगा तो यहाँ पे 4 रखूंगा तो ये 12 हो जाएगा, जिससे 15 में से बाहर जाएंगे तो ये कटेगा नहीं, तो मैं ऐसा कुछ रखता हूँ, 5 रख देता हूँ। 5 रखेंगे तो 15 माइनस 15, हाँ 15 माइनस 15 0, इसका मतलब 0 आ जाएगा, यानी मैंने x इक्वल टू 5 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया। तो इस प्रकार से मेरे 3 रिजल्ट भी मिल गए। तो इस प्रकार से बस अपना काम भी हो गया। तो आपको क्या करना है, रफली ये सारे के सारे वैल्यू 3 मान इसके निकालने हैं और 3 मान ये निकालना है। अब अपना काम हो गया, अब केवल अपना ग्राफ बनाना है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपके ग्राफ पेपर आएगा, उस पर आपको एक तो लाइन खींचनी है ऐसे, एक खींचनी है बीच में ऐसे। अब उसके ये अपना जो रहेगा वो x और ये रहेगा वो x डैश रहेगा, ये मेरा जो y और ये मेरा y डैश रहेगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ग्राफ पेपर पे तो आपके बने होंगे, मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे बता रहा हूँ तो यहाँ पे है नहीं। तो ग्राफ पेपर होगा तो आप आसानी से वहाँ पे बीच में एक लाइन खींचना, यहाँ खींचना और ये एक कॉलम पे एक लिख देना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई जरूरी नहीं 8 तक लिखो, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रिजल्ट आया इसमें हाईएस्ट वैल्यू 5 तक है, तो मेरा 5 तक ही काम हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी x प्लस, यहाँ y प्लस होता है, यहाँ x माइनस का होता है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8 हो गए। तो इस प्रकार से आपने अक्ष
तो यहाँ पे पैमाना भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू, वो पैमाना लिखो या मत लिखो अपना मामला हो जाएगा। यहाँ पे तो केवल आपको लाइन खींचनी है, तो इसमें ये कोई बात नहीं, आप पैमाना लिखते हो या नहीं लिखते हो। तो भाई यहाँ पे पहला समीकरण एक ही लाइन को बहुत खींचते हैं। तो पहला पॉइंट तो है एक एक्स का तो एक, उस समय वाई का दो है, तो एक्स का तो एक प्लस का, उस समय वाई का प्लस का, ये दो रहा यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और दूसरा पॉइंट है एक्स का तो -1, ये रहा एक्स का तो -1, वाई का +3, तो वाई का +3 यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन में ये यहाँ पे आएगा। ये अपना पहला बिंदु, तो इसको आप ये पहला बिंदु, ये मेरा दूसरा बिंदु आ गया। अब देखिए x का तो 3, x का 3 तो 1 2 3 ये रहा। उस कंडीशन में y आपका +1, तो y आपके +1 यानी यहाँ पे आएगा। तो ये देखो आपके स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। ये आप स्केल से मिला देंगे, ये स्केल से मिला देंगे, तो आपके इस समीकरण एक की जो ये लाइन आई वो ये आ गई। तो इसको हम समीकरण एक की लाइन ये हो गई आपकी 2x + 4y = 10 की लाइन है ये। अब हम समीकरण 2 जो ये टेबल आई थी, इससे हम लाइन खींचते हैं। तो पहला तो आपके 1 और 2 पॉइंट है, तो x का तो 1 और y का 2, तो यही पॉइंट है। और ये 3, x का तो 3, y का x का तो 3 यानी 1 2 3, और y का 1, तो y का तो 1। इसका मतलब आपकी डबल पॉइंट कैसे आ गई। और 5 और 0, x का तो 5, x का तो 5 और y का हो गया 0, तो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन तो है, ये और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, तो इसके तो सारे के सारे पॉइंट, ये देखो 3 1 3 1 5 1 2 1 2, और ये 5 0, तो 5 0 इसमें भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संपाती है। पहले हमने इसकी प्रकृति नहीं चेक की, ये लाइन आपके आएगी वो संपाती आएगी। दूसरी लाइन है ना, ये इसके ऊपर ही आएगी, ऐसे संपाती लाइन है। इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे। यहाँ पहले हम चेक कर सकते थे, ये 2/3 और यहाँ पे 4/6 और यहाँ पे 10/15। अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये तो 2/3 है, ये कैंसिल करूँ तो 2/3 है, और अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 2/3 है। इसका मतलब ये तो आपके संपाती की कंडीशन है, तो ये दोनों लाइन तो संपाती होगी, संपाती लाइन आ गई। देखिए इससे पहले जो हमने जो सवाल किया था वो तो आपके संपाती हमने पहले चेक कर लिया था, वो संपाती आ गई थी और उसकी एक लाइन की दूसरी लाइन आ गई थी। अब ये सवाल पहले ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे A1 तो है 3, यहाँ पे 3 अपॉन यहाँ पे 2 है, ये 2 अपॉन ये -3 है, और यहाँ पे 11 -11/10 है। तो यहाँ पे तो कोई कैंसिल आउट ना तो ये बराबर ना ये बराबर है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल होगा, इनका तो आपकी अद्वितीय हल होगा। तो पहले आपको ये चेक करने से यहाँ पे ये पता चल जाता है कि वो संपाती है या नहीं है। जैसे यहाँ पे पता चल गया कि आपके ये अद्वितीय हल, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कटेगी दोनों लाइन। अब मैं पहली लाइन ले रहा हूँ, समीकरण आपके एक, समीकरण एक में मैं यहाँ पे 2y = बाकी इनको भेज देता हूँ, यहाँ तो 11 - 3x आएगा। ये मैंने दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिया और अब 2 को भी इधर भगा दिया, तो ये y = 11 - 3x/2 रह गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका सारणी बनाएंगे। तो समीकरण एक की सारणी वो रहेगी आपकी 3 वैल्यू निकालनी मेरे को, ये x और y। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे x = 1 रख देता हूँ। x = 1 रखने से यहाँ पे x = 1 रखा तो y = 11 - 3 × 1/2 आ गया, यानी ये 11 - 3/2, 11 में से 3 माइनस किए तो ये हो गया आपके 8/2 = हो गया 4, यानी x = 1 रखा तो y = हो गया 4। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब मैं x का ऐसा मान रखूं, यानी क्योंकि यहाँ 11 है वो 2 से तभी डिवाइड रहेगी जब विषम संख्या रखेंगे। तो x का मान 2 रखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 रखो, x की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो y = 11 - 3 × यहाँ पे मैंने 3 रखा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके 11 - 3 × 3 9/2। 11 में से 9 निकल गए तो ये हो गया आपके 2/2 यानी 1, ये हो जाएगा आपके 1। अगर मैंने x = 3 रखा उस कंडीशन में y अपना आ जाएगा 1, यहाँ पे मैंने 3 रखा ना और ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे x = 5 रख देता हूँ।
तो y इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस ये 15 अपॉन 2। 11 में से 15 निकलेंगे तो माइनस की 4 अपॉन 2 यानी -2 आ जाएगा। x इक्वल टू मैं 5 रखूँ उस कंडीशन में मेरा y इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये तो मैंने पहली लाइन के तो पॉइंट निकाल दिए। इस प्रकार से आपके सेकेंड लाइन के भी पॉइंट निकालने हैं। तो ये तो अपना पहला लाइन थी, उसके मान हमने निकाल दिए। अब आ जाते हैं सेकेंड लाइन से। अब मैं समीकरण 2 से मैं यहाँ पे 3y को ही भगा देता हूँ उधर, तो ये 3y इक्वल टू इधर तो रह गया आपके 2x प्लस 10 रह गया। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो y इक्वल टू 2x प्लस 10 अपॉन 3। अब मैं समीकरण 2 की ये टेबल बनेगी। ये आपका x और ये y। अब यहाँ पे x की जगह मैं 1 रखूं तो ये आपके 12 हो जाएगा। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 3, तो ये तो 2 प्लस ये 10 12 में 3 का भाग देंगे तो ये 12/3 यानी 4 आ जाएगा। तो x का मान मैंने 1 रखा यहाँ पे, तो y की वैल्यू 4 आई तो ये 4 आ गया। तो पहला पॉइंट आ गया ये, और वेनिश भी मिल गया। इसका मतलब ये इस लाइन में 1 और 4 है, यहाँ पे भी 1 4, इसका मतलब ये दोनों कहाँ कटेगी, 1 और 4 पे कटेगी। अब देखिए x इक्वल टू मैं माइनस की 5 रखूँ तो y इक्वल टू 2 इंटू ये -5 प्लस 10 अपॉन 3, ये 5 इंटू 10 ये माइनस के 10 प्लस 10 अपॉन 3 यानी 0 आ जाएगा। 10 में से 10 निकलेंगे तो 0 में 3 का भाग देंगे 0 आएगा। यानी x की वैल्यू अगर मैं -5 रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगी अपना 0। अब देखिए और क्या रख सके, x इक्वल टू 4 रखता हूं तो y इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 10 अपॉन 3 आ जाएगा। ये 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 10 अपॉन 3 ये हो जाएगा 18 अपॉन 3 यानी 6 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 4 रखा, x की जगह मैं 4 रखता हूँ तो मेरा y इक्वल टू 6 आता है। तो इस प्रकार से मेरे पास में ये दोनों टेबल आ गई। ये तो समीकरण 1 की टेबल आ गई और ये समीकरण 2 की टेबल, समीकरण 2 की सारणी। बस अब मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते समय आप ग्राफ पे ये एक लाइन खींचोगे और इस प्रकार से दूसरी लाइन खींचोगे। ये अपना x अक्ष रहेगा, ये x डैश रहेगा, ये y और ये y डैश रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ गया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ गया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से ये अपना मूल बिंदु हो गया O। अब देखो मैं पहले इस लाइन से मैं रेखा खींचता हूँ तो पहला पॉइंट तो 1 और 4, तो पहला पॉइंट तो इस पहली लाइन का 1 और 4, x तो 1 और y इक्वल टू 4, ये 1 और 4 यहाँ पे 1 एंड ये 4 यहाँ पे, ये पहला पॉइंट दिया गया। और सेकंड पॉइंट x का तो 3 और y का 1, x का तो 3 और y का 1 ये आ गया। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया। और ये थर्ड पॉइंट है 5, x का तो 5, x का तो 5 उस कंडीशन में y का -2 ये यहाँ पे आएगा, 5 और -2 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये अगर मैं तीनों पॉइंट को मिलाऊं तो ये लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ये लाइन। और ये जो लाइन बनी वो इसकी है, तो ये जो आ जाएगा आपके 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपके इस रेखा का समीकरण, ये आपके आलेख बन गया इस पहले समीकरण का। तो इसका तो अब हम जाते हैं सेकंड समीकरण की। इससे अगर मैं 1 4 तो यही पॉइंट रहेगा, 1 एंड 4 तो ये पहला पॉइंट तो यही आएगा। सेकेंड पॉइंट -5 तो -5 तो ये रहा, और उसका कंडीशन में 0 तो ये पॉइंट यहीं रहेगा। और 4 x का 4 उस समय y का 6, x का 4 उस समय y का 6 रहेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x का 4 y का 6 ये रहा, यहाँ पे आ गया। ये भी एक लाइन पे आ रहा है तीनों ही, तो ये तीनों एक लाइन पे था। आप ग्राफ से स्केल से खींचेंगे ना, तो स्केल से पटरी की सहायता से अगर लाइन खींचोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये तीनों देखो
दोनों स्ट्रेट लाइन आएगी और ये इस बिंदु पर कट रही है। तो आपको अब क्या करना है, ये तो लाइन है आपकी 2x - 3y + 10 = 0। तो जहां कटेंगे इसमें आपको यहाँ पे एक नीचे डॉट 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 से बताना है कि ये कितना x पे और ये कितना कटा 4 पे। तो इसका रिजल्ट यानी x = 1 और y = 4, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 6 नंबर का सवाल था। आपके पूरा का पूरा 6 नंबर का सवाल आता है कि आपको दो समीकरण एक समीकरण दिए होते हैं, जिनसे इनके पहले तो आपके टेबल से इनके हल निकालने पड़ते, 3 हल निकाल दिए और दूसरे समीकरण के भी 3 हल निकाल दिए। फिर इनका आलेख खींचेंगे, जहां ये रेखाएं कटेगी वही उसका सॉल्यूशन रहेगा, हल रहेगा। ये x = 1 और y = 4 इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये इसका हल है। तो ये 6 नंबर का सवाल है, इस प्रकार से आपको करना है।